उच्च गति लेखन अभ्यास 61 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट स्टार्ट। श्रीमान, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ इस चर्चा में भाग लेते हुए कि जम्मू कश्मीर को शेष भारत के साथ लाने की जो प्रक्रिया अब तक चल रही है उस प्रक्रिया के आगे बढ़ने की गुंजाइश है, मगर उस प्रक्रिया में किसी को पीछे नहीं लौटने दिया जाएगा। किसी को घड़ी की सुई को पीछे घुमाने का अधिकार नहीं होगा। भारत की जनता यह स्वीकार नहीं करेगी कि आप जम्मू कश्मीर की घाटी को अधिक स्वायत्तता देकर भूटान के उदाहरण के तौर पर किसी तरह का समझौता करें। अगर ऐसा समझौता किया गया तो क्या यह विधेयक सरकार को उस समझौते से रोकता है? नहीं रोकता। पैरा। गृह मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बांटने वाली शक्तियों की बात कही। उन्होंने कहा वह विधेयक लाया जा रहा है बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ। कोई अगर भारत का हिस्सा भारत से अलग करना चाहे तो मैं समझ सकता हूँ। अगर कोई चीन या पाकिस्तान या किसी तीसरे को देना चाहे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह जो बांटने वाली शक्तियाँ हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कल्पना का जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसमें खतरा डालती है। यह बात हमारे दिमाग में संदेह पैदा करती है। राष्ट्रीय सर्वप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता इसकी अभी तक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हुई है। इसलिए हमने संयुक्त प्रवर समिति में कहा था इंटीग्रिटी के आगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जोड़ना चाहिए, लेकिन संविधान का हवाला देकर यह प्रस्ताव नहीं माना गया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी चुनौती पैदा होती है उससे राजनीतिक स्तर पर निपटना होगा। गृह मंत्री महोदय भी मानते हैं कि खाली कानून बनाने से ऐसी शक्तियों से निपटारा नहीं हो सकता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर कानून में आप ऐसे अधिकार क्यों लेना चाहते हैं? यह विधेयक खाली सेशन और सेसेशन तक सीमित रहना चाहिए। देश की सर्वप्रभुता और अखंडता के लिए आपकी कल्पना के अनुसार जो संकट पैदा होते हैं उनका निवारण आप राजनीतिक स्तर पर करिए। कोई मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चलाया करता है। देश में भाषावाद, प्रांतवाद और छोटे छोटे स्वार्थ अपना सिर उठा रहे हैं। देश में भाषावाद, प्रांतवाद और अगर हमें लोकतंत्र में विश्वास है, देश की जनता में विश्वास है, जिस विश्वास की दोहाई राजभाषा विधेयक पर भाषण करते हुए वह दे रहे थे, वह संकटों का निवारण करने में समर्थ होना चाहिए। फिर किसी को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह स्पष्ट करें। स्टॉप। उच्च गति लेखन अभ्यास 63 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट स्टार्ट। श्रीमान, देश की सीमाओं के भीतर अपने विचारों के अनुसार जो भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं उनके प्रति सरकार की अधिकारों का दुरुपयोग करने की भेदभाव की नीति आज स्पष्ट हो गई। इस विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई देश के किसी भाग को भारत से अलग करने का प्रयत्न करेगा
कोई भारत से अलग होने की बात करेगा तो उस पर इस कानून को आपत्ति होगी, और कोई अगर भारत के किसी भाग को दूसरे को देने की बात करेगा तो यह भी आपत्तिजनक होगा। पैरा। लेकिन यह सरकार स्वयं भारत के भाग निवासियों को दे रही है और इसके लिए संसद की सलाह लेना भी जरूरी नहीं है। सरकारी अधिकारी मंत्रियों से परामर्श करके या बिना परामर्श किए भारत की भूमि का दान कर सकते हैं। वह इस कानून के अंतर्गत अवैध नहीं होगा। अब कहा जाता है कि भूमि मिलाना अगर सर्वप्रभुता की सीमा के अंतर्गत आता है तो अपनी भूमि किसी को दे देना यह भी सर्वप्रभुता का हिस्सा है। क्या सरकार इसके लिए यह व्यवस्था मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ऐसे समझौते, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिनमें भूमि देनी पड़ती है, वह संसद की सहमति के बिना कार्यान्वित नहीं होगी। लेकिन यह हमारे अधिकारियों और मंत्रियों को छूट देता है देश की सर्वप्रभुता, अखंडता के खिलाफ काम करने के लिए। मगर यदि कोई दल ऐसा काम करेगा तो उसे गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। हम नहीं चाहते कोई दल ऐसे काम करे, लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति खड़े होकर यह कहे कि जो 1/3 भाग हमारे कश्मीर का पाकिस्तान के पास है वह पाकिस्तान को देकर हमें समझौता कर लेना चाहिए, तो क्या वह इस विधेयक के अंतर्गत दंड का भागी होगा? मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें। पैरा। मैं प्रधानमंत्री नेहरू की चर्चा नहीं करता। उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से यह अवसर दिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने नहीं माना तो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन भविष्य में इस तरह का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। हम 1/3 कश्मीर पाकिस्तान को देकर उस पर से अपना दावा छोड़कर समझौता करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या यह विधेयक सरकार के हाथ बांधता है? स्टॉप। उच्च गतिलेखन अभ्यास 65 स्पीड शो शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। श्रीमन, यह अनुभूति न शासन में है, न प्रशासन में है, न सत्तारूढ़ दल में है, न जनता में है। अब देश का मनोविज्ञान बदल गया है और इस मनोविज्ञान को फिर से बदलने के लिए कदम उठाएं। बिना संकटकालीन की स्थिति को जारी रखना ठीक नहीं होगा। क्या इस देश के सामान्य कानून इस स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिनकी ओर संकेत करके गृह मंत्री महोदय अपने वचन से मुकर जाना चाहते हैं? मैं उन्हें वचन भंग का दोषी ठहराता हूँ। जिस दिन नई लोकसभा की बैठक आरंभ हुई, पहले ही दिन आकर उन्होंने यह घोषणा कर दी कि 1 जुलाई से संकटकाल की स्थिति देश के केवल कुछ भागों तक सीमित रहेगी। कुछ सोच समझकर उन्होंने घोषणा की थी। आज वह जिन संकटों की ओर इशारा कर रहे हैं वे संकट नए नहीं है। पैरा। वे संकट उस समय भी थे।
हाँ, केवल एक ही नया संकट पैदा हो गया है। वह समझते थे कि विरोधी दलों का समर्थन संविधान में संशोधन करने के लिए वह प्राप्त कर लेंगे, लेकिन विरोधी दल उनको अनुग्रहित करने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह जरूरी है कि हम सरकार की मदद करें? आपको हमें समझाना होगा कि देश में वस्तुतः संकट है और आप उस संकट का निराकरण करने के लिए अधिकार चाहते हैं और किसी बात के लिए नहीं। क्या भारत सरकार विदेशी आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए सನ್ನद्ध हो रही है? क्या हम 1962 में की गई उस पावन प्रतिज्ञा को कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक एक इंच भूमि को मात्रा आक्रामक के चंगुल से मुक्त नहीं करा लेंगे, पूरा करने जा रहे हैं। यदि सरकार उस भूमि को मुक्त कराने के लिए कदम बढ़ाए तो हम संकट काल की स्थिति का समर्थन करने को तैयार हैं। यदि सरकार 1/3 जम्मू कश्मीर को मुक्त करने के लिए आगे बढ़े तो हम इस सरकार को असाधारण अधिकार देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कुछ करना नहीं चाहती। देश के प्रति किए गए संकल्पों पर पानी फेरना चाहती है और सरकार इसलिए अधिकार चाहती है कि एक आशंका है, नया आक्रमण होने वाला है। क्या यह आशंका उस दिन नहीं थी जिस दिन सदन में घोषणा की गई थी कि 1 जुलाई से संकट काल की स्थिति को कुछ क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाएगा? वे क्षेत्र कौन से हैं, यह भी स्पष्ट करें। स्टॉप। उच्च गतिलेखन अभ्यास 67, स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। श्रीमन, हम अपने नागरिकों को अनंत काल तक मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। यदि देश पर कोई आक्रमण होगा तो सरकार पुनः संकट काल की स्थिति घोषित कर सकती है। संविधान ने उसे अधिकार दिया है और उसे देश का स्वेच्छा से सहयोग मिलेगा। अगर कुछ तत्व उस मार्ग में बाधक बनेंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन आज हमें राष्ट्र की सुरक्षा को लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ मिलाना होगा। पैरा। गृह मंत्री महोदय कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में संकट काल की स्थिति रहेगी, मूलभूत अधिकारों का स्थगन होगा और शेष भारत में पूरी छूट होगी। अध्यक्ष महोदय, संकट काल को कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखने और शेष भारत को संकट काल की स्थिति से निकालने के लिए हम लोग मूलभूत रूप से विरोधी हैं। वह संकट कैसा है जो देश के एक भाग में है लेकिन दूसरे भाग में जिसकी अनुभूति नहीं होती? वह संकट कैसा है जो संपूर्ण देश पर नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर का संकट शेष भारत का संकट नहीं है? क्या असम पर चीन का प्रहार सारे देश की प्रभुसत्ता पर, देश की अखंडता पर प्रहार नहीं है? यदि हम एक राष्ट्रीयता की कल्पना में विश्वास करते हैं तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण राष्ट्र को कंधे से कंधा लगाकर खड़ा करना चाहते हैं
तो संकट काल को कुछ क्षेत्रों में सीमित रखने की कल्पना भ्रामक है। यह कभी घातक सिद्ध हो सकती है। इसका त्याग करना चाहिए। पैरा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकारों के पास पर्याप्त अधिकार है। गृह मंत्री महोदय, शायद संकट काल की स्थिति को अब जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, नेपा और बंगाल तक सीमित रखना चाहते होंगे का प्रयोग मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना इरादा अभी तक बताया नहीं है। कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं? अगर वह क्षेत्र वही है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, तो क्या यह सच नहीं है कि इन राज्यों की सरकारों के पास किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही पर्याप्त अधिकार है? क्या जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं है? इस सरकार के पास नेपा और नागालैंड के लिए यह सरकार पहले से विशेषाधिकार ले चुकी है। क्या उनका उपयोग सही ढंग से हो रहा है? स्टॉप। उच्च गतिलेखन अभ्यास 69, स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, क्या पश्चिमी बंगाल में पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट नहीं है? क्या बिहार में पब्लिक सेफ्टी अधिकार काम नहीं कर रहा है? लेकिन इसके बावजूद भी यह सरकार विशेषाधिकार ले चुकी है। लेकिन इन अधिकारों के बाद क्या हो रहा है? 7 जून को जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? श्रीनगर में क्या हुआ? श्रीनगर में 7 जून को गिरिजाघर जलाए गए, महिलाओं का अपमान किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक जीप को आग लगा दी गई, किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। आप अधिकार लें और कार्यवाही न करें तो अधिकार लेना व्यर्थ है, और आप अधिकार लें और उनका दुरुपयोग करें तो अधिकार देना घातक है। दोनों दृष्टियों से देखिए, इन असाधारण अधिकारों की आवश्यकता नहीं है। पैरा। क्या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया? जासूसों को पकड़ने की बात समझ में आ सकती है, मगर इसमें विद्यार्थी पकड़े गए, सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किए गए, महाराष्ट्र में एक प्रेम विवाह को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स का उपयोग हुआ था। गृह मंत्री महोदय महाराष्ट्र से आते हैं, इसलिए इस घटना को भूले नहीं होंगे। जिनको अधिकार दिया उन्होंने अधिकारों का दुरुपयोग किया, इसलिए अब वे अधिकार लेने के अधिकारी नहीं है। जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में गृह मंत्री महोदय आपातकाल की स्थिति सीमित करना चाहते हैं, वहां पर्याप्त अधिकार है। हमारे सामान्य कानून स्थिति का सामना करने में समर्थ होने चाहिए, और अगर वे समर्थ नहीं हैं तो फिर जो उस कानून का उपयोग करते हैं उनमें कोई दोष है, या यदि कानून में स्वयं कोई दुर्बलता है तो उसको भी दूर किया जा सकता है। हम इस प्रकार के किसी भी प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार होंगे कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का दमन या स्थगन किए बिना देश पर आने वाले संकट का सामना किया जा सके। इसके लिए सरकार अधिकार चाहती है तो वह ठोस प्रस्ताव लेकर आए।
उसके गुण दोषों का विचार करके हम निर्णय करेंगे, लेकिन हम इस तरह के अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है जिन अधिकारों का शासन दुरुपयोग कर सकें और जो अधिकार आज की स्थिति में आवश्यक भी नहीं दिखाई देते। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और, मैंने कहा कि देश में संकट है, मगर संकट की अनुभूति नहीं है। यह अनुभूति न शासन में है, न प्रशासन में है, न जनता में है, तो संकट काल क्यों है? स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।